नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, वर्दी सीरीज के इस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये हमारा जो होगा प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 1। जी हां, प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 1 आज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं। और इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले उन सभी भाई बहनों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इस बार आपको बिकने की जरूरत नहीं है। बिकने से मेरा तात्पर्य क्या है, वो ये है हिम्मत तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार पूरे हौसले के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको लगे रहना है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? जी हां, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, पॉलीइथिलीन टेरफ्थलेट या पीईटी जिसको बोलते हैं, पेलामाइन या पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी के नाम से जानते हैं, या स्पेक्ट्रा। तो जी हां, जो बुलेट प्रूफ वस्त्र होता है उसको बनाने के लिए स्पेक्ट्रा का प्रयोग होता है। जी हां, किसका प्रयोग होता है? स्पेक्ट्रा का। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसका स्पेक्ट्रा का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग ना किया जाए तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, बेरी, रात्रि अंधित्व या पेलाग्रा? जी हां, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा रात्रि अंधित्व। जी हां, जब बहुत दिनों तक आप हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो आपको क्या होता है? आपको कहीं ना कहीं रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाती है। रतौंधी में क्या होता है? दिन में आपको स्पष्ट दिखता है, बट जब रात्रि होती है तो कहीं ना कहीं अंधापन सा आ जाता है, आपको स्पष्ट नहीं दिखने लगता है। और ऐसा कब जब होता है? जब आप बहुत दिनों तक, एक लंबे समय तक हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। हरी सब्जियों में बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए भी पाई जाती है। और जब आप हरी सब्जियों का सेवन लंबे समय तक नहीं करते हैं तो क्या होता है? तो आपको रतौंधी रोग हो जाता है। और रतौंधी रोग का मतलब है रात्रि अंधित्व, क्योंकि इस रोग में आपको दिन में स्पष्ट सारी चीजें दिखाई देती हैं, किंतु रात होते ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, आपको स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखने लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, आपको समझ में आ गया। यहां पे ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कौन सा? कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ईसी कैंडल को, डोइजी एंड डैम को, कार्ल लिनियस को, या स्टैनफोर्ड मूर को? तो जी हां, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी डोइजी एंड डैम को 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया था। आपको थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो डोइजी हैं ये अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं। कौन है ये जो डोइजी साहब हैं? तो डोइजी साहब जो हैं ये अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं। और जो डैम शब्द यहां पे, जो डैम नाम दिया गया है, तो ये डैम जो है ये डेनमार्क के रहने वाले थे। और इन दोनों लोगों को, डोइजी साहब को और डैम साहब को, 1943 में विटामिन के और उनकी संरचना की खोज के लिए 1943 में नोबेल पुरस्कार मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो विटामिन के की खोज के लिए किया गया था। किसको दिया गया? डोइजी एंड डैम को दिया गया। डोइजी कहां के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी हैं। और डैम साहब हमारे जो हैं ये कहां के थे? तो ये हमारे मेरे प्यारे दोस्तों थे डेनमार्क के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? जिला सभा, ग्राम सभा, नगर पंचायत सभा या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरे प्यारे दोस्तों ग्राम सभा। जी हां, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा के में, कहां पे हमने क्या बताया, भाग 9 जो भारतीय संविधान है इसमें भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। जी हां, संविधान जो है, जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 खा में ग्राम सभा का परिभाषा दिया गया है, उसको वहां पे परिभाषित किया गया है। तो आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान में जो पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख किया गया है, तो किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों ग्राम सभा का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई? जी हाँ, आपातकाल को अंग्रेजी में इमरजेंसी बोलते हैं। आपको बताना है आजादी के बाद, ध्यान दीजिएगा, आजादी से पूर्व की बात नहीं हो रही है। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? आपातकाल मींस इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे 3 बार किया गया है। जी वाह, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद से 3 बार भारत में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है। कितनी बार? 3 बार की गई है। कब कब की गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता देते हैं, 26 अक्टूबर 1962 को। जी हां, 26 अक्टूबर 1962 को किया गया पहला आपातकाल, ये घोषणा की गई थी। और ये कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1962 को किया गया, जब चीनी आक्रमण के आधार पर किया गया, क्योंकि उस वक्त भारत और चीन का युद्ध हो रहा था और चीनी आक्रमण के आधार पर ही किसकी घोषणा की गई थी? आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई थी। तो पहला तो हो गया 26 अक्टूबर 1962। दूसरा कब हुआ है? तो दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों हुआ है 3 दिसंबर 1971। कब हुआ है? 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आक्रमण के आधार पर जो है दूसरी आपातकाल स्थिति की घोषणा की गई थी, क्योंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जब पाकिस्तान के जो आक्रमण हुआ था उसी के आधार पे ये दूसरी बार इमरजेंसी की घोषणा आजाद भारत में की गई थी। और तीसरा कब हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा जो हुआ है वह हुआ है 26 जून 1975 को। कब हुआ है? 26 जून 1975। और ये किसी युद्ध के कारण नहीं हुआ था, ये आंतरिक अशांति के आधार पे हुआ था। भारत में ही एक अशांति सी फैली हुई थी और तब आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी। बिल्कुल। तो यहां पे कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है आजाद भारत में? तो 3 बार की गई है। पहला 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971 और 26 जून 1975। ये पहला वाला चीनी आक्रमण के आधार पे, दूसरा था पाकिस्तान के आक्रमण के आधार पे और ये है आंतरिक अशांति के आधार पे। तो फिलहाल आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है एग मार्क है। जी हां, आपको बताना है एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था है, या कृषि उत्पादों में एक मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था है, या खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है, या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। जी हाँ, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ, जो एगमार्क है वह होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। जी हाँ, एगमार्क क्या है? तो एगमार्क एक प्रमाण है, एक प्रमाण चिन्ह है। एगमार्क क्या है? एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। क्या है एगमार्क? क्या है? तो यह एक प्रमाण चिन्ह है जो कृषि एवं खाद्य चिन्हों पर लगाया जाता है और इस मार्क का जो उपयोग है वो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया था। जो ये अभी चिन्ह हमने बताया कौन सा एगमार्क का,
तो एगमार्क जो चिन्ह है, एगमार्क का जो उपयोग है वह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया, जो 1986 में संशोधित भी किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, जो एगमार्क है यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया, किंतु इसे 1986 में एक बार संशोधित भी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, एगमार्क ये हमारा छठा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, रुपया किसका चिन्ह है? जी हाँ, ये जो सिंबल दिया गया है यह किसका चिन्ह है? रूसी रूबल का, इंडोनेशियाई रुपया का, भारतीय रुपया का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये आप जानते होंगे, ये जो रुपया है ये किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपये का कहीं ना कहीं चिन्ह है। आप सभी इसको जानते हैं, निश्चित तौर पे इस चीज को आप जानते होंगे। ये जो ऐसे प्रतीक लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है, ये किसका प्रतीक है? तो यह भारतीय रुपये के लिए प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह है मेरे दोस्तों। और ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, इसको दिया किसने था? तो यह चिन्ह आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट श्री डी उदय कुमार जी ने दिया था। किसने दिया था? डी उदय कुमार जी ने दिया था। कहां के पढ़ने वाले थे? तो यह आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट है। कौन है? ये है श्री डी उदय कुमार जी, जिन्होंने ये सिंबल दिया था। अब कब दिया था तो ये भी जान लीजिए। भारत सरकार ने इस चिन्ह को सार्वजनिक कब किया? तो वो डेट है 15 जुलाई 2010। जी हां, 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने ये चिन्ह जो था ये सार्वजनिक किया था। कब किया? तो 15 जुलाई 2010। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? आग्नेय सेल में, परतदार सेल में, रूपांतरित सेल में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, जीवाश्म जो है परतदार सेल में पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि आखिर परतदार सेल क्या होता है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो जीवाश्म होता है यह प्रायः अवसादी, जिसको परतदार भी बोले जाता, जिसको बोलते हैं, चट्टानों में पाया जाता है। जीवाश्म कहां पाया जाता है? तो जीवाश्म अवसादी, जिसको परतदार भी बोलते हैं, उन चट्टानों में पाया जाता है। और इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव से होता है। जी हां, जो हमारा इन जो चट्टान होते हैं, जो परतदार चट्टान होते हैं, जो अवसादी चट्टान होते हैं, इनका निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों के जमाव के कारण होता है। और यह चट्टानें सदैव परतों के रूप में ही पाई जाती हैं। इसी कारण से इसे परतदार चट्टान भी बोला जाता है। जी हां, अवसादी चट्टानों को इसलिए परतदार चट्टान बोलते हैं क्योंकि ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। जी हां, यहां पे इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? ये किस होना चाहिए? प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जी हां, आपको बताना है जो कंगारू है, जो कंगारू होता है वह किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा का, इटली का, आयरलैंड का, या ऑस्ट्रेलिया का? तो जी हां, जो कंगारू होता है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है मेरे प्यारे दोस्तों। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जो कंगारू है वह एक स्तनधारी पशु है। जी हां, जो कंगारू होता है तो कंगारू एक स्तनधारी पशु है और इसकी ऑस्ट्रेलिया में टोटल 21 प्रजातियां हैं, जिसमें से 158 जातियां और उपजातियों में यह विभाजित है। जी हां, जो कंगारू है तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की 21 प्रजातियों में 158 जातियां और उपजातियों में यह विभाजित है। कंगारू एक स्तनधारी पशु है जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? जी हां, झीलों का देश किस देश को बोला जाता है? तो हम
आपको बताना चाहेंगे कि जो झीलों का देश है मेरे प्यारे दोस्तों, वह फिनलैंड को बोला जाता है। सामान्यतः फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड। तो सामान्यतः मैंने बताया कि झीलों का देश किसे बोला जाता है। जी हां, झीलों का देश सामान्यतः यूरोपीय देश फिनलैंड को दी जाती है। झीलों का देश की संज्ञा किस देश को दी जाती है? फिनलैंड को दी जाती है। लेकिन यहां पे ऑप्शन सी जो आपको दिया गया है, जो स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड में भी मेरे प्यारे दोस्तों 2800 कितने? स्कॉटलैंड में भी 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें होने के कारण स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सामान्यतः फिनलैंड को, जो कि यूरोपीय देश एक है फिनलैंड, उसको झीलों के देश की संज्ञा दी जाती है। किंतु यहां पे फिनलैंड कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में यहां पे एक स्कॉटलैंड दिया गया है। स्कॉटलैंड में भी 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें हैं, जिसके कारण स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो समझ में आया, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? टेंगा के नाम से, टुंड्रा के नाम से, हिमाच्छादित के नाम से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जी हां, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, टुंड्रा बोला जाता है। जो विश्व के शीत मरुस्थल के जो अन्य नाम है वो किस नाम से जानते हैं? तो उनको टुंड्रा के नाम से जानते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र के जो रेगिस्तान होते हैं वह ठंडे होते हैं तथा वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। यहां वर्षा नगण्य होती है, मतलब वर्षा ना के बराबर होती है, तथा पूरे वर्ष वहां का जो तापमान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इसी ठंडे मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन्हीं शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश के नाम से मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? आपको बताना है कि जो अमीर खुसरो द्वारा रचित एक कविता है छाप तिलक सब छीनी, वो किस भाषा में लिखा गया है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है? क्या भोजपुरी में लिखा गया है, क्या खड़ी बोली में लिखा गया है, क्या ब्रज भाषा में लिखा गया है, या उर्दू में लिखा गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अमीर खुसरो की रचना है, जो कविता है छाप तिलक सब छीनी, तो यह किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। इन्होंने ही, मतलब अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया है। जी हां, खड़ी बोली बोलने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है अमीर खुसरो जी को। सर्वप्रथम, ये भी एक फैक्ट आप जान लीजिए, सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही हिंदी और हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। जी हां, अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम हिंदी और हिंदू शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्यों में, जी हां, अमीर खुसरो के ही साहित्यों में मिलता है। और ये मूलतः जो है, अगर अमीर खुसरो जी की बात की जाए तो ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे। किस भाषा के थे? फारसी भाषा के शायर थे। कौन? अमीर खुसरो साहब जो है वो मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली, मतलब हिंदी में खड़ी बोली और ब्रज भाषा में भी पद लिखे हैं। जी हां, इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में और ब्रज भाषा का भी कहीं ना कहीं अपने पद में प्रयोग किया है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस है फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या मुरादाबाद। जी हां, आपको बताना है पीतल नगरी किस जिले को बोला जाता है उत्तर प्रदेश के। तो यहां पे जो आपका आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, मुरादाबाद। पीतल नगरी मतलब ब्रांस सिटी। जी हां, ब्रांस सिटी किसको बोला जाता है?
पीतल नगरी किसे बोला जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को हम पीतल नगरी, ब्रांच सिटी के रूप में जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कौन सा कथक घराना उसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पे अधिक ध्यान देता है? बहुत ध्यान से क्वेश्चन इसको देखिएगा, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। प्रश्न किया गया है कौन सा कथक घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जयपुर का जो कथक घराना है वो, या बनारस वाला, या लखनऊ का, या बरेली का? तो जो आपका इसका आंसर सही होगा वो आंसर सही है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो बनारस कथक घराना है और वहां की जो नृत्य शैली है वो स्पेशली किस पर ध्यान देती है? तो वह आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित होती है, मतलब वो आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देने का काम करती है। बिल्कुल समझ में आया? यहां पे अगर हम जयपुर घराने की बात करें तो जयपुर घराना जो है वह शुद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करने की पर अधिक ध्यान देता है। किसकी चीजों पे? जो जयपुर का जो कथक घराना है, जो उसकी नृत्य शैली है, वह किस पर ज्यादा ध्यान देती है? तो वह शुद्ध शैली एवं आक्रामकता का प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देने का प्रयास करती है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो लखनऊ का जो कथक घराना नृत्य शैली है तो वह संस्कृति पर, रोमांस पर, लोकाचार पर, श्रृंगार प्रधान पर, इन सब पर लखनऊ जो है अधिक ध्यान देता है, जबकि बनारस जो है वह आध्यात्मिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान देता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न था जो कथक घराना उसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर कौन अधिक ध्यान देता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, बनारस की जो शैली है, वहां जो नृत्य शैली है वो आध्यात्मिक पहलुओं पर विशेष ध्यान देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? जी हां, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1976, 1917, 1896 या 1789? जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान में इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर ही फ्रांस की क्रांति था, तो वहां पे 1789 आप लोगों को पढ़ाया गया है, आपको बिल्कुल ध्यान होगा। और डेट कौन सी थी? तो वो डेट है मेरे प्यारे दोस्तों 14 जुलाई 1789। जी हां, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? तो बास्तील की घटना से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई है? बास्तील की घटना से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह हुई है 14 जुलाई 1789 को। और इसका समापन कब हुआ है? तो वह हुआ है 18 जून 1815 को वाटरलू। जी हां, वाटरलू के युद्ध के पश्चात हुआ था। वाटरलू के युद्ध के बाद, वाटरलू के युद्ध के पश्चात जो है इसका समापन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस की क्रांति है उसकी शुरुआत हुई है 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घटना के साथ, और जो समापन हुआ है वह हुआ है 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के पश्चात। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? जी हां, जो कांग्रेस है तो कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1909, 1907, 1919 या 1935। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वह है ऑप्शन बी। जी हां, 1907 में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था। कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वह हुआ है 1907 में। 1907 में। और क्यों हुआ था? तो यह हुआ था, जो कांग्रेस में ही दो दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था, और जब इन दोनों के मध्य मतभेद होता है तो मतभेद होने के कारण जो गरम दल थे वो पार्टी से अलग हो गए थे, और यही कारण है कि फिर कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ। और कांग्रेस के वह 23वां अधिवेशन था। जी हाँ, वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी प्रथम बार विभाजित हो गई थी गरम दल और नरम दल में। और अगर हम कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? जी हां, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 28 दिसंबर 1885। जी हां,
28 दिसंबर 1885 को क्या किया था? A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। और कांग्रेस के 23वें अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद होने के कारण जो कांग्रेस था वो प्रथम बार विभाजित हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत के रचनाकार। जी हां, आपको बताना है राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? R.N. टैगोर साहब है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है, या बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जी हां, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, 1876 में राष्ट्रगीत की रचना हुई थी। किसने किया था? तो वो किया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। कब किया? 1876 में। हां, इसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इसको स्वरबद्ध किया और 1896 में, जी हां, स्वरबद्ध करने के बाद 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? तो 1896 में गाया गया। किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है। इसकी रचना कब हुई? 1876 में हुई। किसने उसको स्वरबद्ध किया है? तो वह किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में, जी हां, राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब स्वीकार किया गया? तो ध्यान रखिएगा, वो डेट है 24 जनवरी 1950। जी हां, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। देखिए कितने सारे फैक्ट आपको मिले। प्रश्न एक था, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको यह मिला कब लिखा? 1876 में लिखा। इसको स्वरबद्ध किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। कब उसको पहली बार गाया गया? 1896 में गाया गया। किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसको राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता कब दी गई? तो 24 जनवरी 1950 में दी गई। बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर लाइक करा करिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जी हां, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना का विद्रोह कब हुआ? 42 में, 1945 में, 1946 में, या 1947 में? जी हां, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर, 1946 में। और वो डेट थी 18 फरवरी। जी हां, वो डेट थी 18 फरवरी 1946। मैंने एक चीज और आपको ऐड कर दिया कि जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बंबई में सेना में जो विद्रोह हुआ, तो वो कब हुआ था? वो 18 फरवरी 1946 में मेरे प्यारे दोस्तों हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वीजी तिलक, या स्वामी विवेकानंद, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? जी हां, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वह पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, 1916 में की थी। जी हां, पंडित मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसे 1916 में स्थापित किया था, उसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुई। और अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस बार सिलेक्शन के लिए हमारे एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।